ओके, तो अब इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। परफॉर्मेंस इस हवाले से हम देखना चाह रहे हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ द सेंडर, ठीक है, कि स्टॉप एंड वेट जो है, यानी स्टॉप एंड वेट का मतलब क्या होता है, ये क्यों कहते हैं, ये नाम इसको क्यों दिया गया है स्टॉप एंड वेट? सर वो सारे पैकेट्स का इंतजार करती इंतजार करता था, स्टॉप रुक के इंतजार करता है जब सारे रिसीव हो जाते हैं, फिर वो उनको कंपाइल करके। कौन इंतजार करता है? सर ट्रांसपोर्ट लेयर। सेंडर की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेंडर साइड पे, ठीक है ना। तो जी सेंडर साइड पे वो स्टॉप एंड वेट का मतलब ये है कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती पैकेट की, ठीक है, उस वक्त तक वो अगला पैकेट नहीं भेजता। ठीक है ना, इसको कहते हैं स्टॉप एंड वेट। इसको आपको समझने की जरूरत है कि आप इसको जरा इन डिटेल समझें कि स्टॉप एंड वेट ये है कि स्टॉप रहेगा जब तक अगला पैकेट नहीं भेजेगा, जब तक पिछले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। तो ये तो अंडर यूटिलाइजेशन रहेगी सेंडर की। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंडर जो है वो फारिग बैठा रहेगा जब तक कि उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी पैकेट की, वो अगला पैकेट तो भेज ही नहीं सकेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम कह रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो सफ़र करेगी बिकॉज के अंडर यूटिलाइज रहेगा सेंडर। तो यूटिलाइजेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि यूटिलाइजेशन क्या चीज़ है, फ्रैक्शन ऑफ द टाइम सेंडर बिजी सेंडिंग। कितनी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए सेंडर बिजी रहेगा, पैकेट सेंड करता रहेगा, वो हम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड का लिंक है और 50 मिली सेकेंड का प्रोपोगेशन डिले है, 8000 बिट्स का पैकेट है, ठीक है, तो ट्रांसमिशन टाइम जो होगा जाहिर सी बात है वो हमें पता है L/R होता है, ठीक है, पैकेट की लेंथ डिवाइडेड बाय द रेट, वो आ गया 8 माइक्रो सेकेंड। 8 माइक्रो सेकेंड का डिले आएगा पैकेट ट्रांसमिट करने में। अब अगर यहाँ से हम इसको देखते हैं कि आपने जो पैकेट भेजा, ठीक है, उसकी पहली बिट, ये दिखाया गया इसकी जो विड्थ है वो ये इसलिए दिखाया जा रही है कि ये पूरा पैकेट का साइज है जो कि ये आपको दिखाया जा रहा है इसमें कलर में। तो फर्स्ट पैकेट बिट अराइव हुई है, उसके बाद लास्ट पैकेट बिट जैसे ही अराइव होगी तो रिसीवर जो है उसकी एक भेजेगा उस पैकेट की, ठीक है। उस वक्त तक देख ले सेंडर जो है यहाँ पे खामोश बैठा हुआ है, सेंडर कुछ भी नहीं कर रहा। ये RTT जो टाइम है, राउंड ट्रिप टाइम, उसके लिए सेंडर उस वक्त तक स्टॉप हुआ हुआ जब तक कि उसकी एक्ट नहीं आती पैकेट की, वो वेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो टाइम लगेगा टोटल, दैट इज RTT प्लस L/R। टोटल टाइम जो सेंडर को लगा फर्स्ट पैकेट की फर्स्ट बिट भेजने के बाद से लेके उस वक्त तक जब लास्ट बिट उसने भेज दी, ठीक है। और ये जो टाइम है, ये जो दिखाया गया ऊपर, ये जो विड्थ आपको छोटी सी दिखाई दे रही है, ये L/R है, ठीक है ना, ये जो, तो L/R प्लस RTT टोटल टाइम लगा और उसके बाद उसने अगला पैकेट भेजा। ये देखिए अगला पैकेट अब जा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये हम देखते हैं कि इसकी जो यूटिलाइजेशन है कितनी है, सेंडर यूटिलाइज कितना हुआ है। यूटिलाइज इतना हुआ है कि यहाँ पर तो सेंडर बिजी है, देखिए यहाँ पर बिजी है ऊपर इतने से टाइम के लिए जब वो पैकेट को भेज रहा है, ठीक है। लाइक पिछला जैसे हमने वो सिनेरियो डिस्कस किया था उसमें 8 माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो यहाँ पे बिजी है पैकेट को भेजने के लिए, उसके बाद वो खामोश हो जाता है, ठीक है। तो उसकी यूटिलाइजेशन आपने अगर निकालनी है तो किस तरह निकालेंगे, टोटल टाइम उसको जितना लगा है वो उससे डिवाइड कर लेंगे और जितने टाइम पे वो बिजी रहा वो उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है, और टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। तो पिछले जो प्रॉब्लम हमने किया था उस केस में हमारे पास जो आ रहा था दैट इज L/R, जो आ रहा था दैट इज 0.008। वो जो मिली बेसिकली माइक्रो में था ना, 8 माइक्रो था, उसको मैंने मिली में चेंज कर दिया और नीचे जो टाइम था वो तो मिली में ही था ऑलरेडी, प्रोपगेशन डिले को डाल के और RTT को डाल के हमने वो टाइम निकाल लिया। तो दैट इज 0.00027। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम कि जिसपे सेंडर जो है वो बिजी है उसकी। तो ये बहुत थोड़ा टाइम है, बहुत ही कम टाइम है, मतलब बस अंडर यूटिलाइज्ड है सेंडर, ठीक है।
तो इसको रिमूव करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं बीच में। पाइपलाइनिंग में ये है कि वो सेंडर जो है वो बर्स्ट जो है वो फेंकेगा। बर्स्ट का मतलब क्या है कि कुछ कुछ नंबर ऑफ पैकेट जो है वो सेंड कर देगा, ठीक है। और रिसीवर जो है जैसे जैसे साथ उसकी एग भेजता जाएगा वो एग रिसीव करता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जी आप समझिए कि एक विंडो जो है, एक विंडो वो रख लेगा, उस विंडो के अंदर वो पैकेट भेजता चला जाएगा। विंडो का कोई ना कोई साइज होगा, ठीक है। तो ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स ऑपरेशन। सेंडर अलाउ मल्टीपल इन फ्लाइट येट टू बी एक्नॉलेज पैकेट्स। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर मस्ट बी इंक्रीज्ड, ठीक है। अब सीक्वेंस नंबर बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल वो पैकेट्स भेजेगा, और इन फ्लाइट होंगे पैकेट जो कि अभी एक्नॉलेज नहीं हुए, ठीक है, वो भी जा रहे होंगे साथ साथ, ठीक है। और बफरिंग हो सकती है एट सेंडर साइड और रिसीवर साइड पे, ठीक है। सर अब यानी ये स्टॉप एंड वेट नहीं होगा, वो यानी पाइपलाइनिंग चलती रहेगी। जी एग्जैक्टली वो स्टॉप एंड वेट में तो हमने देख लिया ना कि वो अंडर यूटिलाइजेशन है सेंडर की, जी ठीक है ना। जी। तो अब यहाँ पे चूंकि हम पाइपलाइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पाइपलाइनिंग के अंदर हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव मिलेगी, क्योंकि सेंडर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहेगा। या तो वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहा होगा या फिर वो पैकेट्स को भेज रहा होगा, ठीक है ना। पाइपलाइनिंग इंक्रीज करेगी यूटिलाइजेशन को, ठीक है जी। और इसमें आप देखें, अब ये देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे कि टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे फर्स्ट पैकेट बिट अराइव्स, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट बिट ट्रांसमिट हो रही है कहाँ पर, एल बाय आर पे जाके पहले पैकेट की जो लास्ट बिट है वो ट्रांसमिट हुई। फिर सेकंड पैकेट स्टार्ट हो गया और फिर उसकी लास्ट बिट आई। अच्छा अब हुआ क्या कि जब पहला पैकेट जब पूरे का पूरा उसकी लास्ट बिट आ चुकी है तो उसकी एग जो है वो भेज दी जाएगी, रिसीवर उसकी एग भेज देगा, ठीक है ना। और इन द मीन टाइम आप देखें कि इन फ्लाइट पैकेट है अभी, जब इसकी एग जा रही है तो इन फ्लाइट अभी एक पैकेट है जो अभी अनएक्नॉलेज्ड है, वो भी रास्ते में है, उसको इन फ्लाइट का नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। और वो भी रिसीव हो जाता है बाय द टाइम उसकी एग भेज दी जाती है। फिर बाय द टाइम तीसरा रिसीव होता है पैकेट, उसकी भी एग भेज दी जाती है। और अब यहाँ देखें एट द सेम टाइम सेंडर क्या कर रहा है कि सेंडर जो है वो जैसे ही पहले की एग उसको मिली है उसने अगला पैकेट स्टार्ट कर दिया, यानी पैकेट नंबर 4 आप कह लें। या अगर सीक्वेंस नंबर, अगर लेट से सीक्वेंस नंबर्स आपके 0 1 2 3 हैं तो 0 1 2 3 के बाद से फिर सीक्वेंस नंबर 0 स्टार्ट हो जाता है, तो फिर 0 1 2 3 फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सर अच्छा उसमें भी हमारे पास आर टी टी प्लस एल बाई आर था, अगर यहाँ हम 3 पैकेट्स भेज रहे हैं, जी आर जी। टी टी प्लस 3 L/R हो जाएगा। आर नहीं हमें फ़ायदा क्या मतलब कि मुझे ये नहीं समझ आ रही बात। यूटिलाइजेशन बढ़ गई ना, यहाँ देखो यूटिलाइजेशन जो थी वो बढ़ गई ना। अब आपकी जो उस आपने एक पैकेट भेज के पूरा टाइम इंतजार नहीं किया, सेंडर ने जी एक जी। पैकेट भेज के वो इंतजार नहीं कर रहा, वो साथ ही दूसरा पैकेट भी भेज रहा है, तीसरा भी भेज रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वहां से एग आएगी जैसे जैसे, तो मैं उस टाइम पे जैसे पहले की एग आ जाएगी तो मैं फिर अगला सीक्वेंस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। उसकी यूटिलाइजेशन आपने 3 टाइम्स बढ़ा दी। अब यहाँ पे अगर मैंने अभी विंडो का साइज मैंने 3 रखा हुआ है, अगर मैं विंडो का साइज बढ़ा देता हूँ 4 या 5 कर देता हूँ, तो फिर मेरी यूटिलाइजेशन उतने ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ती जाएगी। तो फिर आप 5 पैकेट्स एक साथ भेजेंगे। तो वो 5 टाइम्स हो जाएगी ना फिर ठीक, यूटिलाइजेशन। ठीक हो गया सर, थैंक यू। यहाँ नीचे देखेंगे फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे आपने कहा ना 3L/R, तो आपने बिल्कुल सही उसका अंदाजा लगा लिया है कि 3L/R होगी। तो अब बेसिकली ये इसकी इस तरह से आप देखें, अब वो पहले थी 0.27 समथिंग आ रही थी, 0.0027, तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगी। जबकि आरटीटी और डिनोमिनेटर में तो वही रहा ना, आरटीटी प्लस L/R, वो तो आपका प्रोपोगेशन डिले जो है वो था आपका 15 मिली सेकेंड था ना, तो उसको डबल कर दिया क्योंकि वो राउंड ट्रिप टाइम होता है तो वो 30 हो गया, ठीक है ना।
जी तो सर। 30 और प्लस L/R आपका 0.008 मिलीसेकंड था, ठीक है ना। वो ऐड किया, वो नीचे आ गया 30.008, और ऊपर आपका 3 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई किया आपने 008 को, तो वो हो गया आपका 0024। उससे आपने जब डिवाइड किया तो वो आ गया 0.0081, जो कि 3 टाइम है उसका किसका, 0.0027 का। सर जी सर। ठीक है, जी तो ये इसकी यूटिलाइजेशन आपने 3 टाइम बढ़ा दी है। तो ये हमने असल में अब ग्राउंड बनाया हमने कि अगला जो प्रोटोकॉल हमने पढ़ना है गो बैक एन वाला, उसके लिए ये ग्राउंड बनाया है कि ये पाइपलाइनिंग जो है उसके अंदर यूज होती है, राइट। गो बैक एन क्या है, मतलब आप देखेंगे इसका मतलब आपको आगे जाके समझ आएगा कि गो बैक एन का मतलब क्या है। एन क्या चीज है इसमें, एन जो है वो साइज ऑफ द विंडो है, कि आपने एक साइज रख लिया है विंडो का, मतलब कि आपने नंबर ऑफ पैकेट्स रख लिए हैं, कि जैसे मैंने अभी ये पिछले आपको सिनेरियो में चेक करवाया कि 3 पैकेट भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो साइज अगर मैंने रख दिया यहाँ पे एन की वैल्यू 5 रख दी है, तो 5 वो पैकेट भेजता जाएगा, 1 2 3 4 5 तक भेजेगा। उसके बाद फिर वो वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। अब आप ये कहेंगे कि जी अनलिमिटेड क्यों नहीं रख दिया जाता इसको, अब इसकी भी आप बुक में उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, जरा आप इसको पढ़िएगा बुक से जाके, गो बैक एन को। तो बुक में उसने बताया हुआ है कि ये आगे आपको समझ आएगी कि फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल की वजह से हम इसको साइज को एक लिमिट रखते हैं इसकी, ठीक है। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द जो है पास्ट एक्सपीरियंस, हम इसको सेट करते हैं इस तरीके से। जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं या जो भी डिजाइनर्स होते हैं जो डिजाइन कर रहे होते हैं प्रोटोकॉल्स को, ठीक है, वो आगे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी देख रहे होते हैं कि उन्होंने भी आगे काम करना है, ठीक है। आगे फ्लो कंट्रोल है, कंजेशन कंट्रोल है, ये टीसीपी लेयर के ऊपर ही है सारा ये। तो ये भी काम करना है, इसने भी करना है। तो ये सारी चीजें, ये ना हो कि वो ओवरवेल्म कर दे उसको, रिसीवर को। आपने अगर ओवरवेल्म का मतलब ये होता है कि वो उसको हैंडल ही ना कर पाए, ठीक है ना। तो इसलिए एक साइज लिमिट रखना पड़ता है, सर। डिपेंडिंग ऑन द बफर साइज ऑफ द क्यू साइज, कितनी क्यू आगे बनती है, ऑल डिपेंड ऑन दैट। वो आगे जाके आप पढ़ेंगे चीजों को, फिर समझना आप शुरू हो जाएंगे कि फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल जब आपने कर लिया तो समझे कि आपको पूरे नेटवर्क का समझ आ गई, सारा आपको समझ आ गया। आप जब ये हम सेशनल 2 तक पहुंचेंगे ना, कंजेशन कंट्रोल फ्लो कंट्रोल कर चुके होंगे आप, पूरे नेटवर्क की आपको समझ आ चुकी होगी। सिर्फ आपको ये रह जाएगा नेटवर्क लेयर के ऊपर कि अब आईपी एड्रेसेस के साथ कैसे खेलना है, सब नेटिंग कैसे करनी है। और समझ लें कि सेशनल 2 तक आपको पूरे नेटवर्क की नो हाउ हो चुकी होगी। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने जो लैब्स की हैं, लेबोरेटरीज की हैं, वो आप किस तरह से कर रहे हैं, उनकी कैसे कितनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है प्रैक्टिकली काम को जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली अगर आप करें ना बात, तो मेनली एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर से आपको पूरी समझ लग जाती है, ठीक है। हाँ जी अलबत्ता ये कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं, हाँ अलबत्ता ये है कि वो आपको थोड़े से वो इंटरेस्टिंग है, आगे जाके आएंगे कि वो राउटिंग में आपने शॉर्टेस्ट पाथ वाला राउट लेना है, वो किस तरह लेना है, वो आगे देखेंगे हम राउटिंग एल्गोरिथम्स, वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मेनली आपको एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर से सारा समझ आ जाती है कि अब नेटवर्क में चल क्या रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है ना। अंडरलाइन चीजों को समझना शुरू हो जाते हैं। चले इधर आ जाए वापस, अच्छा गो सर, अभी बैक जो एंड। बात की थी कि अगर हम इसका साइज अनलिमिटेड रख दें, यानी जैसे जितना हमारा मैसेज हम सारे पैकेट्स एक साथ भेज देंगे, तो सर फिर तो वही वाली वो आ जाएगी स्टॉप एंड वेट। अब वो सारे भेज के फिर एक्नॉलेज, सबके एक्नॉलेज का इंतजार करेगा। हमारी यूटिलाइजेशन फिर वो ऐसी हो जाएगी, उसी स्टेट पे आ जाएगी, क्योंकि उसके नहीं बाद नहीं हमने नहीं नहीं, नया पैकेट तो नहीं भेजना। यूटिलाइजेशन, नहीं नहीं, यूटिलाइजेशन तो हम बढ़ा लेंगे अपनी, बिकॉज कि जब आप साइज बढ़ाएंगे तो आप यूटिलाइजेशन तो उतने ही टाइम इंक्रीज करवा लेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि असल सिर्फ ये तो नहीं है ना कि सेंडर की यूटिलाइजेशन बढ़ानी है, असल आगे भी तो है देखना है रिसीवर नेटवर्क के एंड। ऊपर क्या हो रहा है। जी देखिए ना, एक तो ये तो सेंडर जो है, ये तो आपका क्या है, ये तो होस्ट है ना आपका, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ पर होती है आपकी, होस्ट के ऊपर होती है ना, राउटर पे तो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होती। इसने जी आगे सर। भेज दिया, आप राउटर्स के ऊपर क्या बीतेगी आगे जाके, वो बेचारे कैसे इसको हैंडल करेंगे
तो इसलिए वहां पे फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल की चीजें जो है वो भी आ जाती हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखेंगे के बिट सीक्वेंस नंबर जो है, पैकेट हेडर के अंदर सीक्वेंस नंबर भी होता है साथ। ये आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी। अब सीक्वेंस नंबर की जो फील्ड है कितने बिट की है, डिपेंड करता है कितने बिट की सीक्वेंस नंबर की फील्ड है। अगर वो 2 बिट की है तो 4 सीक्वेंस नंबर आ सकते हैं, 0 1 2 3। अगर वो 8 बिट की है तो उसमें सीक्वेंस नंबर आपके 2⁸ तक जाएंगे, मतलब 0 to 2⁻8 - 1 तक। ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू 128। ठीक है, 0 से 127 तक आपके सीक्वेंस नंबर जाएंगे। तो बिट के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ बिट सीक्वेंस नंबर की कितनी उसने रखी है, जो भी डिजाइनर है उसने जो हेडर रखा है टीसीपी का वो क्या रखा है जिसमें सीक्वेंस नंबर आ रहा है। सो एनीवे, उसमें आपने ऑब्वियसली एक विंडो का साइज रखना है, जाहिर सी बात है। अब ये तो नहीं है कि जितनी आपके सीक्वेंस नंबर आप ले सकते हैं। अगर लेट्स से 128 तक जा रहा है तो आप 128 बिट की विंडो रख लेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपका सीक्वेंस नंबर जो है वो कहाँ तक जा रहे हैं। तो उस लिहाज से आप एक पूरा इसकी ट्रेल बनाएंगे कि जी 0 से स्टार्ट हुआ और 128 तक जा रहा है या 127 तक। तो उसमें आपने विंडो का साइज रखा हुआ 5। तो इसमें इस तरह से वो आगे आगे प्रोसीड करेगी विंडो। इसको हम स्लाइडिंग विंडो भी कहते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसमें विंडो आगे आगे स्लाइड करती है। अब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रीन में आपको नजर आ रहे हैं ये ऑलरेडी एक्नॉलेज हो चुके हैं पैकेट्स, और येलो में जो है वो अभी एक्नॉलेज नहीं हुए। ठीक है, ठीक है जी, सेंड हो चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन एक्नॉलेज नहीं हुए। और ब्लू में जो है ये अभी यूजेबल तो है लेकिन अभी ये सेंड नहीं हुए। ठीक है जी। तो विंडो का साइज एन है और उसके अंदर आप देखिए अभी फिलहाल जो विंडो का साइज एन आपको नजर आ रहा है उसमें आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 3। हाँ जी, 14 है, 15 है। सर 14। 3। सर 14 है, 8 येलो है और 6 ब्लू है। हाँ, 14 साइज है इस वक्त, विंडो का साइज 14 है। ठीक है ना। और इसमें सेंड बेस जो है, बेसिकली सेंड बेस वो है कि जहां से आपने स्टार्ट किया है, और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या है कि जो अभी आप, यानी अब आपने भेजना है। अब अगला जो सीक्वेंस नंबर आएगा जो कि अब आप भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये देखे ना, ब्लू येलो वाले जो है वो एक्नॉलेज हो चुके हैं। तो अब जो बारी नेक्स्ट आएगी वो आएगी ब्लू की। तो ब्लू में जो सबसे पहला होगा वो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड्स में आप देखिएगा कि स्लाइड्स में इसकी एफएसएम नहीं बनाई हुई, जबकि बुक में है ना इसकी एफएसएम बनी हुई है। आप इसकी एफएसएम देखिएगा बुक में, तो वहां पे उसने इसको सीक्वेंस नंबर के साथ एक छोटा छोटा इसने कोड भी दिया हुआ है, इफ एल्स लगा के उसने ये सीक्वेंस नंबर को प्लस प्लस करवाया है, और छोटा छोटा उसने कोड भी दिया हुआ है हर उसके साथ। तो उसने कहा था कि ये जो एफएसएम है ये एक्सटेंडेड एफएसएम है, जिसमें आपको सी का कोड भी दिखाया जा रहा है, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि इसमें चेक्स किस तरह लगे होते हैं। तो वो आप जरूर इसको पढ़िएगा जाके, तो उससे आपको बेटर और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर मैंने आपको एक काम देना है आगे, किसकी परफॉर्मेंस के अंदर आपने मेजरमेंट करनी है कि गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट, दो प्रोटोकॉल हैं इसके साथ के हैं दोनों। जो गो बैक एन में प्रॉब्लम्स थे वो सेलेक्टिव रिपीट में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे। इन दोनों की आपने परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी करके मुझे देनी है। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं असाइनमेंट देने से पहले ना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको इसके ऊपर काम करना शुरू हो जाए या पढ़ना शुरू हो जाए आप। अच्छा जी, यहाँ से अब ये देखें कि इसमें क्या होगा कि जैसे वही पहले हमने दिखाया था पीछे पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में कि एक्स जो है वो आ जाती हैं ऑल पैकेट्स की साथ साथ आती रहती हैं। एक एन, एन आगे पैरेंथेसिस में एन लिखा हुआ है, मतलब जो सीक्वेंस नंबर होगा पैकेट का, ठीक है, वो एक आती जाएंगी साथ साथ। ठीक है जी। और रिसीविंग के ऊपर क्या होगा, विंडो जो है वो फॉरवर्ड होती जाएगी, यानी n+1 पे चलती जाएगी विंडो। आगे जाके इसकी एग्जांपल देखते हैं।
अच्छा, अगर क्या होगा कि टाइमर जो है फॉर ओल्डेस्ट इन फ्लाइट पैकेट, यानी टाइमर जो है वो चल रहा होगा ओल्डेस्ट इन फ्लाइट पैकेट का, ठीक है। और उसमें जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, टाइमर में क्या था कि जब आप पैकेट भेज देते हैं, सेंडर भेज देता है, तो वो उसका टाइमर ऑन कर देता है। जब एग आ जाती है उस पर्टिकुलर पैकेट की, तो वो टाइमर ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी एग नहीं आती उस पर्टिकुलर पैकेट की, तो वो टाइम आउट हो जाता है। टाइम आउट हो जाता है तो फिर क्या होता है रिट्रांसमिशन। कि वो रीट्रांसमिट करता है वही पर्टिकुलर पैकेट। लेकिन अब वो तो उस सूरत में था ना कि जब स्टॉप एंड वेट कर रहे थे आप, कि आप उसी पैकेट का इंतजार कर रहे थे और वो एक पैकेट के लिए आप बैठे हुए थे। अब तो आप एक विंडो भेज रहे हैं ना। अब आप क्या करेंगे, रीट्रांसमिट पैकेट करेंगे वो वाला जो कि नहीं उसकी एग नहीं पहुंची, और उससे ऊपर वाले सारे वो भी भेज देंगे आप, ऑल हायर सीक्वेंस नंबर पैकेट्स इन द विंडो। सर हमें तो पैकेट वाइज ही एक्नॉलेजमेंट आएगी ना इसके, इसमें भी तो जिनकी आ गई वो क्यों हम वापस दोबारा भेज रहे हैं, या ये इसमें क्या अब असल में हम। ये जो है ना, प्रोटोकॉल ही ऐसा है ना, प्रोटोकॉल ये इसलिए हम इसको आगे जाके देखेंगे कि ये प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक है। हमें भी बात समझ में आ रही है। असल में होता क्या है कि रिसीवर जो है ना, वो जो नेक्स्ट पैकेट आएंगे ना, जी वो एक आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स होंगे, उनको रिसीवर जो है वो डिस्कार्ड करेगा। अभी आगे चल के ये सिनेरियो आप देखें कि क्या होगा इसके अंदर। यहाँ पे देखें जरा कि इस केस में देखिए, आवाज आ रही है आपको। जी सर आ रही है जी। यहाँ पर देखिए, ये विंडो साइज जो है ना वो n इज इक्वल टू 4 रखा गया है, ठीक है। और टोटल जा रहे हैं सीक्वेंस नंबर आपके 8 तक जा रहे हैं, ठीक हो गया। जी पैकेट सर। नंबर 0 जो है वो भेजा जा रहा है, सेंड किया जा रहा है, वो रिसीव हो रहा है, उसकी एग भेजी जा रही है, ठीक है जी। उसके बाद पैकेट नंबर 1 जा रहा है, रिसीव हो गया, उसकी एग भेज दी गई। पैकेट नंबर 2 जो था ना वो लॉस हो गया, ठीक है। पैकेट नंबर 2 जब लॉस हुआ ना, तो पैकेट नंबर 3 भी भेजा इसने। अब इसको सेंडर को तो नहीं पता कि ये लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो इंतजार कर रहा है कि उसकी एग आ जाएगी आगे जाके कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो तो उसने एक विंडो साइज रखा हुआ है, वो सारे 4 के 4 उसने पैकेट भेजने ही भेजने हैं। और 4 पैकेट भेजने के बाद उसने फिर वेट करना है। तो मतलब वेट तो है इसके अंदर भी, स्टॉप एंड वेट तो है, लेकिन उसमें यूटिलाइजेशन बढ़ गई है, ठीक है। यूटिलाइजेशन 4 टाइम्स हो गई है, क्योंकि विंडो साइज 4 है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जी रिसीवर जो है, जब उसको पैकेट नंबर 2 नहीं मिला ना, तो पैकेट नंबर 3 जब उसको मिला, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कंसिडर करेगा उसको और उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। और उसको समझ आ जाएगी कि जी हुआ क्या है कि अब वो जो एग भेजेगा, वो लास्ट टाइम भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि वो एग जो भेजेगा वो पैकेट नंबर 1 की भेज देगा। पैकेट नंबर 1 की एग भेजेगा, ताकि सेंडर को पता चले कि भाई पैकेट नंबर 2 जो है वो लॉस हो गया, जब भी वो एग 1 की भेज रहा है, ठीक है ना। जी सर। अब ये जो है देखें, ये अपना लगा हुआ है, ये अपना जो है ना सेंडर जो है, ये अपनी स्लाइडिंग विंडो को आगे लेके जाई जा रहा है, ये लगा हुआ है। अब इसका क्यों इसलिए लगा हुआ है कि इसका टाइमर अभी चल रहा है। पैकेट नंबर 2 का टाइमर अभी एक्सपायर नहीं हुआ, वो चली जा रहा है, तो इसको पता नहीं चल रहा अभी कि ये क्या हुआ क्या है। सेंडर ने पैकेट नंबर 4 भेज दिया, रिसीवर कह रहा है भाई मुझे अभी तक पैकेट नंबर 2 नहीं मिला, और तुम 4 भेजी जा रहे हो। उसने वो भी डिस्कार्ड कर दिया, और फिर उसके बाद उसने एग नंबर 1 फिर भेजी है, उसको याद दहानी कराने के लिए कि भाई पैकेट नंबर 2 नहीं मिला। ये पैकेट नंबर 5 भेजे जा रहा है, ये उसको भी डिस्कार्ड कर रहा है, और फिर एग नंबर 1 भेजे जा रहा है, फिर से रिमाइंडर दे रहा है उसको। उसको अभी तक नहीं पता चल रहा सेंडर को कि क्या हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना डुप्लीकेट एग जो आई थी 1 की, क्योंकि 1 की एग तो उसको मिल चुकी है ना पहले। आप देखें ऊपर, एग 1 मिल चुकी है।
और ये डुप्लीकेट एग समझ के उसको उसको इग्नोर कर रहा है कि ये तो एग मुझे आ चुकी है, ये दोबारा क्यों भेज रहा है एग? क्यों? इसलिए कि टाइमर अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। अब जाके यहाँ पे इसका PK2 का टाइमर, पैकेट 2 का टाइम आउट हुआ है, और अब इसको पता चला है कि ये कहानी सारी क्या थी। तो इसने अब जाके पैकेट 2 भेजा, और पैकेट 2 इसको पता है कि जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है गो बैक एन है। गो बैक एन में क्या होता है कि पीछे जाओ, गो बैक एन। गो बैक एन का मतलब ये है कि पैकेट 2 नहीं मिला तो वापस पूरी की पूरी विंडो को देखें, दोबारा इसने रिकॉन्फ़िगर कर लिया और 2 के ऊपर ले आया है दोबारा। और 2 से आगे फिर सारे पैकेट, चूंकि उसे पता है कि रिसीवर ने सारे डिस्कार्ड कर दिए थे, रिसीवर ने देखे पैकेट नंबर 3 भी डिस्कार्ड किया हुआ है, और 4 भी भी डिस्कार्ड किया हुआ है, 5 भी डिस्कार्ड किया हुआ है। तो वो इसलिए सारे पैकेट वहां से लेके जहां से वो उसको गो बैक एन कह रहा है, वहां से वहीं से दोबारा सारे उसको भेज रहा है। आगे बात समझ में? जी सर आ गई। तो ये है गो बैक एन, और डेफिनेटली ये गो बैक एन को इतना अच्छा प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए। रिसीवर को चाहिए ये था, चले क्या सोल्यूशन होना चाहिए था इसका, बताएं जरा आप लोगों में से कोई। सर एक तो अगर टाइमर को छोटा कर दें, टाइमर हाँ को छोटा कर जितनी बड़ा हमारे पास वो है साइज है, जितना हमने सेंड करना है उतने ही टाइमर को छोटा करते हैं। यानी कि दो दो पैकेट्स के बाद जो है वो टाइमर एक्सपायर होकर चेक करना चाहिए। एक तो ये भी है, एक हम नॉन एक्नॉलेज का सिग्नल जनरेट करा दें। देखिए मेरी बात सुने, बात ये होती है, देखिए टाइमर को ना सफिशिएंटली थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है थ्रू RTT। देखिए एक तो नॉर्मल RTT है ना आपका, प्रोपगेशन डिले जो आपका आना है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस बेस होता है ना प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले डिस्टेंस बेस होता है, तो वो डिस्टेंस बेस RTT से थोड़ा सा ज्यादा टाइमर को रखा जाता है, ताकि अगर नेटवर्क में कोई कंजेशन आ गई है, क्योंकि इस तरह तो देखें वो एक्स जो है वो डिले भी हो जाती है, तो वो टाइमर बार बार आउट होता रहेगा, ये भी एक मसला बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको सफिशिएंटली लार्ज रखा जाता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ट्यून करके रखा जाता है। तो इसका ये थोड़ा बहुत तो आप कह सकते हैं कि चले जी थोड़ा बहुत उसको कम कर दें, लेकिन ज्यादा नहीं कम कर सकते। और आप कम कर भी सकते हैं, मैक्सिमम तो उसको RTT पे ला सकते हैं। तो अगर आपने RTT पे ही लाना है तो फिर नेटवर्क डिले को कैसे वो एनकाउंटर करेगा टाइमर? कुछ तो क्वेश्चन उसे रखना सर पड़ेगा। सर वो जो एक रिसीवर जो एक वापस भेज रहा है वो जी जी। उसको भी उसको वेट पे लगाया जाए, वेट इतना कि उसका जो टाइमर है सेंडर का वो एक्सपायर हो, तब उसके बाद ही वो एक सेंड करे। मे बी तो ऐसे फिर हो ये कि एक दफा वो तो अपना फायदा पूरा नहीं है। पैकेट भेज दें, एक जब तक उसका टाइमर एक्सपायर नहीं होता तब तक रिसीवर एंड से कोई एक वगैरह ना आए, ताकि उसको फिर उसके बाद ही वो चेक करेगा ना कि कोई लॉस हुआ है या नहीं हुआ। हदीस नहीं फिर नहीं हम नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने वाली ले जाएंगे। इस तरह नहीं होगा वो तो। फिर टाइमर का फायदा क्या हुआ? फिर तो वो टाइमर ही लग रहा है, फिर तो वो स्टॉप एंड वेट में ही चला गया ना। स्टॉप एंड वेट तो अंडर यूटिलाइज रहेगा, सेंडर अंडर यूटिलाइज रहेगा फिर। ठीक है। फिर तो आप ही बहरहाल बता ये दें क्या कि होता हाँ, ये चीजें तो हम देखें आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आ रही हैं। अब इसमें ये है कि एक तो बफरिंग होनी चाहिए थी रिसीवर साइड पे। रिसीवर साइड पे बफरिंग अगर हो जाती कि जो सारे पैकेट्स आए थे 3 4 5, ये दोबारा ना भेजने पड़ते, वो बफर कर लेता अपने पास। ठीक है ना? और लेकिन सिर्फ एक जो थी ना वो भेजता रहता, समझाने के लिए उसको कि भाई एक वन, ताकि उसे पता होता कि मैंने 2 भेजना है, कि 1 की एक आ रही है इसका मतलब है 1 तो पहुंच गया है, अब इससे अगला जो पैकेट है 2 वो नहीं पहुंचा, तो वो 2 भेजेगा सिर्फ। बाकी इसने बफर कर लिए होंगे अपने पास, जैसे ही 2 आएगा ये उनको उसके साथ अलाइन कर लेगा और ऑर्डर में ले आएगा रिसीवर, ये रिसीवर के ऊपर थोड़ी प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो होगा ना, राउंड ट्रिप टाइम बच जाएगा बहुत ज्यादा, कि वो पैकेट सेंडर दोबारा से भेजी जा रहा है, हालांकि वो भेज चुका था और वो सक्सेसफुली रिसीव भी हो चुके थे। ठीक है, क्या ख्याल है, ये बात समझ आती है? सर सर एक दफा एक मैं एक, आपको एक मैं रिपीट आपसे करना एक चाहता बात, हूँ। अगर हम यहाँ पे एक मिनट यार दी सर, अगर हम कोई यूं कि जैसे अब ये एक्नॉलेजमेंट एक सिग्नल ही है ना जो से हमारे सेंडर को ये बताएगा कि ये पैकेट रिसीव हो गया, तो हम कोई ऐसा जी सिग्नल जी। जनरेट नहीं करा सकते जो नॉन एक्नॉलेजमेंट का भी हो? उससे ये होगा कि अगर हम नॉन एक्नॉलेजमेंट का भेजेंगे तो हमारे टाइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी,
जब नॉन जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पैकेट 2 का उसने नॉन एक्नॉलेजमेंट का भेज दिया, तो हमारे वहीं सेंडर को पता चल जाएगा, वो टाइमर का एक्सपायर होने का इंतजार नहीं करेगा। सर नहीं, वो इसका देखो मैं हमने जवाब जो नैक फ्री हमने अपने आप को कर लिया हुआ है, हम एवॉल्व हो चुके हैं, ये प्रोटोकॉल्स एवॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप नए सिरे से अपना प्रोटोकॉल डिजाइन करना चाहते हैं उसमें आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें हमने यही बात की थी कि हम दो तरह की एक्नॉलेजमेंट रखेंगे ना तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। हमने कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करना है। फॉर्मेटिंग के हवाले से जब हेडर है, हेडर के अंदर आप दो चीजें रखते हैं कि एक एग के लिए और एक नैक के लिए आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग रखेंगे तो हेडर का साइज बढ़ेगा। हेडर का साइज बढ़ाएंगे आप तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं? और ये आपको पता है, जो हेडर्स होते हैं कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है, ये इसको कम से कम रखा जाता है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये ओवरहेड इंक्रीज होता है इससे। जी सर। इसको हम ओवरहेड में लेके आते हैं कि हाँ जी। तो ये भी एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है कि हेडर का साइज कम से कम रखा जाए, उसके अंदर फॉर्मेटिंग को सेम रखा जाए। देखिए, दो तरह की एक्नॉलेजमेंट आएंगी, इसका मतलब है उसमें फॉर्मेटिंग उसकी अलग होगी, उसकी अलग होगी। ठीक है, तो उसके अंदर एक चीज ऐड होगी और एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। बफरिंग जो है यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि इसको बफर कर लेना चाहिए था रिसीवर को, तो ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। उसके पास अगर बफर्स हैं, क्यूज होती हैं रिसीवर में, वो रिसीव कर ले पैकेट्स को, रख ले साइड पे कि भाई जब पैकेट नंबर 2 आएगा तो मैं इसको इसके साथ अलाइन कर लूंगा और इसको मैं एप्लीकेशन लेयर को डिलीवर करवा दूंगा। उस वक्त तक वो डिलीवर ना करे एप्लीकेशन लेयर को जब तक कि पैकेट नंबर 2 नहीं आता। ठीक है, जी सर। तो यही आगे सेलेक्टिव रिपीट जो है उसके अंदर यही काम हम कर रहे हैं। सेलेक्टिव रिपीट में यही कह रहे हैं कि जो पैकेट नहीं आया, लॉस हो गया है, वही सिर्फ डिलीवर हो, उससे अगले पैकेट्स डिलीवर ना हो। ठीक है ना? सेंडर जो है अगले पैकेट जो डिलीवर हो चुके हैं सक्सेसफुली उनको दोबारा से ना करे। ठीक है, रिसीवर इंडिविजुअली ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे सेलेक्टिव रिपीट जो है उसको भी आज देख ले, कवर कर ही ले, टाइम तो है अभी। सर वो हदीद कोई सवाल कर रहा था, मैंने बीच में इंटरप्ट किया था, पता नहीं वो उस वक्त। नहीं नहीं ठीक है, मैं बस वो रिपीट करना चाह रहा था कि यही कह रहे हैं ना वो, ठीक है, वो बाकी पैकेट्स को संभाल के रखेगा और बार बार एक्नॉलेजमेंट का जो है वो सेंड करेगा कि एक पैकेट मेरे पास अभी तक नहीं आया, ये नहीं, करेगा वो पीछे वाला। जी जी। रिपीट नहीं करेगा, उस केस में नहीं करेगा। हाँ हाँ जी, ठीक है, अब ये मैं बस वही सेलेक्टिव कंफर्म रिपीट कर। जो है, सेलेक्टिव रिपीट में वही चीज है कि उसने अब उस चीज को केटर कर लिया है। उसने कहा है कि रिसीवर इंडिविजुअली एक्नॉलेजेस ऑल करेक्टली रिसीव पैकेट्स, बफर पैकेट्स एज नीडेड फॉर इवेंचुअल इन ऑर्डर डिलीवरी टू अपर लेयर। सेंडर्स टाइम आउट्स या रीज ट्रांसमिट करेगा इंडिविजुअली फॉर अनएक्ट पैकेट्स। अनएक्ट जो है उनकी उनको सिर्फ जिसकी एक्ट नहीं पहुंची, रिसीवर सिर्फ उसको रिट्रांसमिट करेगा। ठीक है जी। और सेंडर विंडो जो है इसमें वही n कंसेक्टिव सीक्वेंस नंबर्स होंगे। ठीक है जी, और लिमिट सीक्वेंस नंबर्स ऑफ सेंट अनएक्ट पैकेट्स। ठीक है, तो तब इसमें भी यहाँ फिर पर साइज ऑफ बफर वगैरह पे डिपेंड करेंगे हम लोग। जी 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 बिल्कुल। अब यहाँ पे इसका मेरा ख्याल है ये सीक्वेंस इसकी देख लेते हैं डायग्राम, ये किस तरह से चल रहा है। यहाँ पे देखें कि सिलेक्टिव रिपीट में इसको मैं एक्चुअली सारा दिखा देता हूँ, फिर आप ना इसको जरा एनालाइज करें सारे। थोड़ा सा मैं टाइम आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग डिस्कस कर लें पहले कि क्या हो रहा है और फिर मुझे बता दें। अभी तो इस केस में वो वाली बात हो रही है जो तू भी कह रहा था। कौन सी वाली? एक पैकेट 2 लॉस हुआ था ना हमारे पास। अब उसमें हाँ, पहले हो रहा था कि वो वो पूरी बार विंडो। बार उसको सेंड कर। हाँ नहीं, उसमें पीछे हमारे पास जो हो रहा था ना, उसमें हो रहा था कि वो प्रीवियस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भेज रहा था। यहाँ देख इसने क्या किया कि पैकेट 2 तो लॉस हो गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं गई, लेकिन फिर पैकेट 3 की भी गई। इतनी देर में पैकेट 4 आ गया था, क्योंकि हमारे पास रिसीवर पैकेट 0 की एक्नॉलेजमेंट आ गई थी, तो हमारे सेंटर ने पैकेट 4 वहाँ से भेज दिया था, अपना सेंड कर दिया था वो उसकी बफर भी तो एक्नॉलेज। कर रहा है साथ साथ। हाँ टाइम वो आउट होने के ये बाद ही वो ये उसका बफर ही भेजेगा। किए जाएगा ना, पैकेट जो है ना 3, पैकेट 4 और पैकेट 5 ये बफर में जाएंगे हमारे पास।
जब टाइम आउट होगा टाइम आउट होने के बाद वो बता रहा है कि भाई पैकेट 2 का मसला है मेरे पास, हाँ हाँ और बाकियों देखेगा, को उसके सेव बाद करके acknowledgement रखा है। नहीं आई तो वो दोबारा सेंड करेगा और फिर ये बफर से रेंज होके आगे ओके पैकेट 2 को, लेकिन वो बाद एंड में सेंड करेगा ना टाइम आउट होने के बाद, जिसका टाइम आ गया उसको सेंड हाँ करता जाएगा ना। लेकिन वो यहाँ फिर एक बफर में काम अपने होगा, पास रख लेना। यहाँ हाँ डिले बफर नहीं में स्टोर कर देगा ना उनको, मतलब कि टेम्प में, मतलब टाइप का। है नेमत, देख हाँ पैकेट 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं गई हाँ ऐसे ना, ही, और ऐसी अभी है। तक टाइम एक्सपायर भी नहीं हुआ, हाँ सही है, तो यानी वो सीक्वेंस 6 जो है वो नहीं भेजेगा क्योंकि उसकी एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस 6 सीक्वेंस 7 ये दोनों ही नहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं वो सीक्वेंस टाइम 6 नहीं, एक इसलिए नहीं जा स्पेसिफिक रहा टाइम बिकॉज एलोकेट टाइम आउट किया हो ना गया है। उसको। यार जो उसने नहीं, 5 स्पेसिफिक टाइम सेकंड एक का वो एलोकेट है। किया हुआ है ना, मैं बोलूँ। तू समझ मेरा सवाल नहीं समझा, मैं देख समझ गया हूँ तेरा सवाल, मैं तेरा सवाल समझ गया हूँ। वो एक, मैं वही बताने लगा हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम उसने एलोकेट कर लिया, फर्ज कर उस टाइम में उसने भेजा तो पैकेट 2 का टाइम लॉस हो गया, लेकिन पूरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, तो उसने क्या किया कि 3 4 5 आ रहे थे उनको सेंड किया, फिर बाद में से देखा कि 2 का 2 सेंड हो रहा है, उस टाइम नहीं में फिर 2 उसके सेंड बाद किया, टाइम आउट हुआ वो है, टाइम उसके आउट हो बाद गया, उसने वो देखा। और वो टाइम उसका जो स्पेसिफिक टाइम जो एलोकेट हुआ हुआ था वो खत्म हो गया, तो उस वजह से वो 6 7 8 नहीं आ रहे उसके पैकेट। मेरा सर से सवाल पूछना है मुझे एक ये वाला, यार देखना, सबसे तू मेरा पहले देख भाई मेरा पहले सवाल सुन, 0। देख मेरा पहले हाँ सवाल, सुन। हाँ देख सेंटर ने पैकेट 0 1 2 3 भेजा, रिसीवर के एंड पे सबसे पहले क्या पहुंचा, पैकेट 0, ठीक है, उसने उसकी एक्नॉलेजमेंट का मैसेज सेंड किया, ऐसे ही है, फिर हम्म पैकेट 1 पहुंचा तो उसने उसकी भी एक्नॉलेजमेंट का मैसेज भेज दिया। अब जब यहाँ पे अब वापस जब एक्नॉलेजमेंट का मैसेज पहुंच गया सेंडर को, तो इसने उधर से क्या किया कि अपना पैकेट नंबर, अगला पैकेट जो पैकेट 4 और पैकेट 4 भेजा उसके मुकाबले में, और फिर पैकेट रिसीवर एक्नॉलेजमेंट पैकेट 1 की जब आई तो उसने पैकेट 5 भेज दिया, ऐसे ही है, यहाँ तक तो एक फिगर भी दिखा रही है ना, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन हाँ हाँ अब गे पैकेट 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई थी, तो हमारा हाँ ये प्रोसीजर यहीं पे रुक नहीं जाएगा क्योंकि अब इसकी नहीं आई तो वो अगला पैकेट नहीं भेजेगा। नहीं 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 नहीं, हो क्या रहा है, टाइमर की बात देख, जब ऐसे 4 ही एंड होगा, 5 ऐसे ही होगा आने के भाई। बाद जो था ना, जब भाई टाइमर तो बाद एक्नॉलेजमेंट में आने के एक्सपायर बाद होगा टाइम ना, टाइमर का दी तो टाइमर एक्सपायर होने के बाद देखना, टाइमर एक्सपायर होने के बाद उसने वो देखा कि पैकेट नंबर 2 का जो है वो नहीं एक्नॉलेजमेंट पहुंची, तो फिर उसके बाद उसने वापस रीसेंड किया। वो टाइमर अभी नहीं हुआ ना, देख टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ अभी, ये अभी टाइमर के टाइम अंदर एक्सपायर नहीं हुआ ना, वो तो मैं कह रहा हूँ कि वहां वो रुक तो नहीं सकता ना, तो टाइम यहाँ एक्सपायर उसका। तो ये प्रोसीजर यहीं पे रुक जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, और टाइमर एक्सपायर होने का इंतजार करेगा, जब टाइमर एक्सपायर होगा तो फिर हमारा सेंटर दोबारा जब पैकेट 2 भेजेगा तो फिर आगे हमारा प्रोसीजर कंटिन्यू होगा। यार हर किसी का हमने ना, मतलब कि ये फिर सिलेक्टिव रिपीट हम सिलेक्ट क्यों ये वाला हम कर क्यों रहे हैं फिर, अगर किसी ने फिर यार वो वेट में स्टॉप ही करना है तो। यार नहीं नहीं, 5 के बाद टाइमर एक एक्सपायर होगा, फिर एट सेंड होगा स्टॉप 2। में हम हाँ क्या करते हैं कि हम हर हर एक पैकेट भेज के इंतजार करते थे, सही है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा भी जो पीछे पाइपलाइनिंग, उसमें होता था कि हम एक साथ, जो इसमें भी हम काम काम कर रहे हैं कि एक साथ, जैसे पाइपलाइनिंग तो ये पता है साथ साथ काम हो रहा होता है, तो हम एक साथ 4 5 पैकेट भेज देते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ विंडो। लेकिन अब मैं तो बताता हूँ कि पैकेट तो जाएंगे, जो एक है ना, एक 0 और एक 1 हमारे पास जो रिसीव हो रहा है, एक 2 हमारे पास रिसीव नहीं होगा, लेकिन वो तू उसकी हाँ बात कर रहा है तो उसके लिए वो रुक जाएगा। हाँ अब मेरी बात सुन, एक 1 और एक 2 रिसीव, एक 0 और एक 1 रिसीव हुआ, हाँ हो गया। ऐसी, तो उसके बाद सेंटर ने क्या काम किया, उसने हमारा पैकेट 4 और पैकेट 5 भेज दिया हाँ इसके भेज उस, दो। लेकिन हाँ जब हमारे पास एक्नॉलेज 2 रिसीव नहीं हुआ, पैकेट 2 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, तो उसके फिर उस अब हमारा सिस्टम आगे सेंटर क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो वहीं कुछ भी रुक नहीं कर नहीं रहा, गया। कि मैं कह रहा हूँ कि वो रिसीव नहीं करेगा, पैकेट सेंड कर देगा, लेकिन जब एक 0 एक 1 जैसे वो रिसीव कर रहा था और एक 3 जैसे लिखा हुआ है कि अराइव कर गया हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं लिखा हुआ रिसीव कर लिया उसने, क्यों, क्योंकि वो एक 2 जो कि उसने रिसीव नहीं कर पाया था उसकी वजह से वो 3 भी रिसीव नहीं कर पा रहा नहीं आगे। ये कह रहा हूँ, देख सेंटर जो है वो आगे सेंड नहीं ही नहीं नहीं, करेगा इब्तिहाज आगे। सही कह रहा है, इब्तिहाज सही कह रहा है। एक सेकंड इब्तिहाज, मैं उसे बताता हूँ। हाँ देखना, उसने मेरी बात सुन। पहले उसने 0 1 2 3 पैकेट्स उसने भेज दिए, जैसे ही उसने 0 पैकेट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव की, उसने पैकेट 4 भेज दिया। उसने 1 हाँ की एक्नॉलेजमेंट रिसीव की, उसने अगला 5th भेज दिया, क्योंकि ये 4 के सेंडर विंडो के साथ चल वही रहा मैं है। कह रहा हूँ ना कि एक उसे नहीं जैसे रिसीव ही 2 करेगा। रिसीव हुए उसने अगला भेज दिया, लेकिन जब उसे पैकेट 2 रिसीव नहीं हुआ और उसके बजाय
जिसका वो इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे पैकेट 3 अराइव हो गया। लेकिन जो तू बात कर रहा है ना कि 4 की विंडो है तो वो अगला भेज देगा, तो जैसे ही उसे एक्नॉलेजमेंट आई थी ना 3 की, उसे अगला पैकेट भेज देना चाहिए था पैकेट 6, लेकिन मैं उसने वही तो नहीं कह रहा भेजा। हूँ, क्यों? नहीं क्योंकि मैं वो वही तो कह रहा पैकेट हूँ कि 2 वो के जीरो, अराइवल का मैं वेट वही कर तो रहा कह रहा हूँ कि पैकेट्स वो रिसीव कर रहा है लेकिन वो एक्नॉलेज 2 की वजह से वहां रुक जाएगा। एक्नॉलेज था। हाँ, एक्नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक वो रुक जाएगा। मैं भी यही बात कर रहा हूँ, लेकिन वो पैकेट्स के बाद नहीं कर रहा। होगी होगी, ठीक है, समझ आ गई। हो गई हाँ जी, समझ। ये चल आप लोगों ने डिस्कस किया है, आप लोगों ने क्या किस नतीजे पे पहुंचे आप? सर कर लिया डिस्कस। मतलब समझ आ गया है कि यस किस सर, तरह ये काम कर रहा है? यस सर। यस सर, इसमें समझ देखिए, आ गई। इसमें जो है ना बेसिकली सेलेक्टिव रिपीट का यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ रिसीवर जो है वो बफरिंग करता जा रहा है, पैकेट्स को डिस्कार्ड नहीं कर रहा। ठीक है ना? उसको देखिए, रिसीवर को पैकेट नंबर 2 नहीं मिला था लेकिन 3 मिल रहा है उसको, तो वो बफर कर रहा है उसको। ठीक है। और ये आपको पता है कि n का साइज 4 है, तो 4 जब वो पैकेट भेज चुका है तो उसके बाद अब वो पहले ही पैकेट की जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी ना, अब वो अगला पैकेट नहीं भेज सकता। तो देखिए वहां से वो वेट उसका शुरू हो गया, 3 के नीचे लिखा हुआ वेट, यहाँ से वेट शुरू होगा। यानी यहाँ पे ये है, तो मैंने आपको बताया था स्टॉप एंड वेट तो इसमें लगा हुआ है, लेकिन स्टॉप एंड वेट एक चंक के ऊपर फिर वेट होता है ना, एक एक पैकेट करके वेट नहीं होता। तो अब ये चंक पूरा भेजा है इसने, 4 के 4 भेजे हैं, जिसमें से एक लॉस हुआ है, अब रिसीवर को नहीं मिला, लेकिन बहरहाल उसने 3 वाला भी बफर कर लिया और सेंडर वेट कर रहा है। जैसे ही पहली एक्नॉलेजमेंट आई उसने अगला पैकेट भेज दिया, और विंडो का साइज देखें आगे हो गया, ये देखें ब्लू का जो है 0 से आगे विंडो चली गई है। तो अब जैसी अगली एक्नॉलेजमेंट आई, पैकेट नंबर 1 की भी आ गई, 0 की भी, 1 की भी आ गई, तो विंडो का साइज और आगे चला गया। तो उस विंडो में 5 भी आ गया पैकेट, तो 5 को भी भेज दिया जाएगा। अब हुआ क्या कि जो एक्नॉलेजमेंट जो थी वो आनी थी पैकेट नंबर 2 की, ठीक है, जबकि एक्नॉलेजमेंट आ गई पैकेट नंबर 3 की। तो वहां पे ये सेंडर को समझ में आ गया कि ये कुछ मसला हुआ है कि पैकेट नंबर 2 नहीं मिला, तो ये रुक गया। अब ये टाइमर का वेट कर रहा है। अब ये विंडो को इंक्रीज इसने नहीं किया आगे, देखें इसलिए नहीं किया क्योंकि अब इसको समझ आ गई है कि पैकेट नंबर 2 नहीं मिला, इसने टाइमर 2 का वेट किया। जैसे ही वो टाइम एक्सपायर हुआ, अब ये इंतजार कर रहा था कि हो सकता है कि उसकी एक्नॉलेजमेंट कहीं रास्ते में डिले हो गई हो, इसको तो ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब एक्सपायर हो गया टाइम, तो इसने कहा कि शायद वो अब एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, मतलब वो पैकेट नहीं मिला, लॉस हो गया। तो ये पैकेट इसने दोबारा रीसेंड कर दिया, पैकेट नंबर 2। और फिर इसने आगे जो है, अब बेसिकली इसकी जो एक्नॉलेजमेंट आनी थी 4 की, उसकी एक्ट तो आ गई, जाहिर सी बात है इसको पहुंच गई होगी, और 5 की भी पहुंच गई होगी। तो जब पहुंचेगी तो उसके बाद ये फिर उसके बाद विंडो का साइज इंक्रीज करेगा और 6, 7 और 8 वाला सीक्वेंस फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? जी सर। जी, ये कुछ क्लियर हुई है बात की नहीं? जी सर, होगी। अच्छा, चले फिर ये है कि अब आपने क्या करना है, इन दोनों की जो है ना यूटिलाइजेशन मुझे बतानी है कि इसमें जो यूटिलाइजेशन है वो कितनी इम्प्रूव हुई है। मतलब वहां से अगर आप देखें कि जो थी हमारी यूटिलाइजेशन गो बैक एन की थी, ठीक है, और सेलेक्टिव रिपीट की, इसकी यूटिलाइजेशन, परफॉर्मेंस यूटिलाइजेशन के हवाले से आपने देखनी है कि दोनों में कितना फर्क आ रहा है। जैसे हमने वो पहले वाले में देखा था ना, स्टॉप एंड वेट में, स्टॉप एंड वेट से हम आए थे इधर, तो पाइपलाइनिंग में आए थे, तो हमने कहा था कि जितना साइज होगा उतनी यूटिलाइजेशन नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें सेलेक्टिव रिपीट में क्या हुआ है, यूटिलाइजेशन किस तरह से बढ़ी है, और दूसरा और कोई परफॉर्मेंस पैरामीटर इसमें हो सकता है कि जो आप देख रहे हो कि जी, एक तो इसमें वो है कि यूटिलाइजेशन तो ठीक है, डेटा बढ़ी लॉस है नहीं उसके हो अंदर। रहा मजीद। जी मजीद डाटा लॉस नहीं हो रहा है इसके अंदर, वो यानी कि 3, 4, नहीं 5 जो था ना वो पहले लॉस हो जाता नहीं, था। उसमें देखे ना गो बैक एन में ना रिडंडेंसी आ रही थी ना। जी सर। आप किसी n की वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे ना, n इज इक्वल टू 4 पे रख के आप दोनों को कंपेयर करो कि उसमें जो है टाइम जाया हो रहा है, बेसिकली टाइम यूटिलाइज तो हो रहा है, स्टैंडर्ड यूटिलाइजेशन तो है उसमें, लेकिन रिडंडेंट डेटा वो भेज रहा है गो बैक एन। जबकि सिलेक्टिव रिपीट में रिडंडेंट डेटा नहीं भेजा जा रहा, ऑलरेडी डेटा बफर हो चुका है,
और इसमें टाइम सेव हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसमें अब आपने ये मुझे बताना होगा कि कितना टाइम सेव हुआ। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप एक साइज रख लो कोई भी, जैसे ये वाला ही साइज रख लो मिसाल के तौर पे कि आपने 0 1 2 3 4 5 तक आपने पैकेट भेजने हैं, उसमें से पैकेट नंबर 2 लॉस हो गया। दोनों यही सिनेरियो रखो, गो बैक एन में भी यही सिनेरियो रखो और इसमें भी यही, और इसमें बता दो कि कितना टाइम आपका जो बच गया है। जाहिर सी बात है इसमें तो नजर ही आ रहा है, सामने ही नजर आ रहा है कितना टाइम आपका बचा है। जाहिर सी बात है कि वो 3 पैकेट जो थे 3 4 5 जो कि दोबारा उसने भेजने थे वो नहीं भेजे उसने, ठीक है। 3L/R। हाँ 3L/R का जो था टाइम वो सेव हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये सिंपल था, इसमें काम कुछ भी नहीं था, जो कि मैंने आपको यहीं पे ही आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि बाकी स्टूडेंट्स भी तो सारे साथ चलना चाहिए सारों को। 3 4 लोग माशाल्लाह आप लोग तो ठीक है अंडरस्टैंड कर लेते हो, रिकॉर्डिंग लगी होती है, बाकी सारे रिकॉर्डिंग का ही वेट कर रहे होते हैं कि वो सुनेंगे आराम से बैठ के बाद में। तो क्लास पार्टिसिपेशन के हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सारे पार्टिसिपेट किया करो क्लास के अंदर, सारी पार्टिसिपेशन आप लोगों की नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी लोग भी इसमें जो है ना सवाल वगैरह किया करें साथ साथ। तो ऑल्दो ये ऐसे तो नहीं है कि सबको समझ आ रहा है, कोई ना कोई कंफ्यूजन्स तो रह जाते हैं ना बीच में, वो सारे। सर इजाजत दें, जा सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों की कोई 1.5 घंटे की स्लॉट के ऊपर आ गई है क्लासेस? सुना था कि वो 1 hour 30 minutes के ऊपर आ रही है। नहीं सर अभी तक तो तो नहीं। सर वैसे कोई सर नोटिफिकेशन तो नहीं फिलहाल आया तो नहीं आ वैसे। सकती क्योंकि अब रमजान में वैसी टाइमिंग 1 घंटे की हो जाती है। रमजान आ रहा है अब तो तो। सुना तो यही था कि पहले S1 के बाद चेंज हो जाएगी, लेकिन अब वैसे ही रमजान आने वाला है। हाँ ये बात भी सही है, ठीक है। चले सही है, फिर मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। अच्छा सर वो मैंने बताया था सर, रोल नंबर 90 की सुबह से लाइट नहीं आ रही, वो कह रहा था आपको बता रहा रोल नंबर 90। यस 90। अच्छा सर सर 09 हदीज सर काइंडली वो प्रेजेंट मार्क कर दें, मैं जरा निकलना है, मैंने जाना है। अब्बू की कॉल आ रही है। आपने कहाँ जाना है? सर वापस लाहौर आना है। अब इसके भी मर्दान गया हुआ है, इसके भी कोई फैमिली में बीमार है तो ये मर्दान गया हुआ है घर वालों को लेके। तो आप अपना रोल वापस नंबर निकल जरा मुझे बता दें। 09। चले मुझे सर ये आप बता देंगे। हदीद हदीद बात कर रहे हैं ना? जी सर जी। ठीक है मैं खुदा आपको हाफिज सर। बस मैं जल्दी से अभी मैं ले लेता हूँ, आप लोग फिर आपकी क्लास है अभी इसके बाद।